नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय पुरुष टीम ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। बैंकॉक में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने अविस्मरणीय खेल का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने विजेता टीम को शुभकामनाएं दी और बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, पूरा देश इस जीत से उत्साहित है जो कई भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी। टीम के लिए 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर कल लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाई। मुंडका अग्नि दुर्घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अबू धाबी पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों को लगातार तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट पर रखा गया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ब्रिबॉर्न स्टेडियम में मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में आज फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। एक रिपोर्ट। थॉमस कप के फाइनल मैच में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने 14 बार ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को शिकस्त दी। हराया है दुनिया की सबसे सफल टीम को, और वो भी 3-0 से। लक्ष्य सेन ने पहले और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में वर्तमान चैंपियन इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका को मात दी। दूसरे मैच में सात्विक चिराग की जोड़ी ने भी जीत हासिल की। तीसरे मैच में श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर इतिहास रच दिया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है। ये टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा था, जिसे भारत ने खत्म किया है। भारत छठी टीम है जिसने ये टूर्नामेंट जीतकर एक नई इबारत लिखी है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को इस शानदार जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने विजेता टीम से बातचीत की। मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक ही राउंड हारे नहीं है। थैंक यू सो मच। कब लगा क्या लगा इस समय जैसे मुझे लगे खेल है कि काफी दिनों का लंबा मित्र और बड़ा रखना, क्या लगा कब लगा आप कहाँ पहुंचेंगे? जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर। आपकी जो कोचिज है सर, ये भी सब अभिनंदन के अधिकारी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने थॉमस कप जीतकर पूरे देश को प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने भारतीय टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस जीत से नवोदित खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी थॉमस कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है। और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया।
मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। और मुझे पूर्ण आशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रयास हैं, हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ ऐसे और टूर्नामेंट जीतेंगे और मेडल जीतेंगे और तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर लुम्बिनी जा रहे हैं। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी पवित्र मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की उनकी यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। यह दोनों देशों के लोगों की साझा सभ्यता की विरासत को भी दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। यात्रा के दौरान श्री मोदी लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत के अनूठे केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। इसका निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू होंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि होंगे। बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बिहार के बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। डॉक्टर माणिक साहा ने आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अगरतला में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी की पूर्वोत्तर राज्य इकाई के संगठन महासचिव अजय जामवाल और अन्य केंद्रीय नेता सहित भाजपा के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल में जाने का कोई संकेत नहीं दिया। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 2 वर्षों के लिए पार्टी से उनके निलंबन और सभी पदों से हटाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मई के अंत तक गेहूं खरीद जारी रखने को कहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद जारी रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने ये फैसला कई राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया है। इस बीच मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में केंद्रीय पूल के लिए वर्ष 2022-23 की रबी मौसम की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष रबी मौसम में केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुई है। इसका मुख्य कारण बाजार में गेहूं का मूल्य सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ज्यादा होना है। इसलिए किसान व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 14 मई तक 180 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसके लिए लगभग 16,83,000 किसानों को 36,208 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को मुंडका अग्नि दुर्घटना पर नोटिस जारी किया है। इस दुर्घटना में 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मीडिया की रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।
इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और सरकार द्वारा दी गई राहत और पुनर्वास की स्थिति शामिल है। मानवाधिकार आयोग ने मुंडका अग्नि दुर्घटना में अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने अपने महानिदेशक को मौके पर जांच करने के लिए तुरंत एक टीम भेजने के लिए भी कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय पुरुष टीम ने बैडमिंटन में इतिहास रचा। बैंकॉक में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने अविस्मरणीय खेल का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने विजेता टीम को शुभकामनाएं दी और बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, पूरा देश इस जीत से उत्साहित है, जो कई भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी। टीम के लिए 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर कल लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाई। मुंडका अग्नि दुर्घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अबू धाबी पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों को लगातार तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट पर रखा गया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ब्रिबोन स्टेडियम में मुकाबला जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमारात के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत की ओर से शोक व्यक्त करने अबुधाबी पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमारात के संबंध सुदृढ़ हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अपने ऐतिहासिक संबंधों को आगे ले जाना जारी रखेंगे और दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी नए और अलग अलग क्षेत्रों में भी पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का काम आज भी जारी रहा। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण कर रहा है। उनके साथ दोनों पक्षों के वकील, पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारी शामिल हैं। आज सर्वेक्षण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया गया कि मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस उपायुक्त आरएस गौतम ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए सभी रास्ते खुले रखे गए और सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वाराणसी न्यायालय ने सर्वेक्षण दल को मंगलवार तक सर्वेक्षण का काम पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 2,400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,878 संक्रमित स्वस्थ हुए। पूरे देश में 4 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए हैं, जबकि 3 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जम्मू मंडल में कठुआ जिले के बूढ़ी गांव में पहले तालाब का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य आरंभ हो गया है। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष कर्नल महान सिंह ने इस कार्य योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से भूजल स्तर बढ़ेगा और पर्यावरण में सुधार होगा। इसके अलावा क्षेत्र में जल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर काम कर रही है। श्री रेड्डी ने मुंबई में 2 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन को आज अंतिम दिन संबोधित किया। उन्होंने पर्यटन उद्योग के हितधारकों से क्रूज पर्यटन उद्योग के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने का आग्रह किया। श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने घरेलू क्रूज पर्यटन उद्योग में निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज संचालकों का आह्वान किया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार देश में ये व्यवसाय स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। मुंबई में पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा फिक्की ने आयोजित किया था। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विभिन्न क्रूज सेवा संचालक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में अंडमान, लक्षद्वीप, दमन, दीव, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के टूर ऑपरेटरों ने भाग लिया। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय कल से 5 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों और वयस्कों के लिए विशेष रूप से विकसित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां आयोजित करेगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बताया कि आर गिरिराजन, केआरएन राजेश कुमार और एस कल्याण सुंदरम को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। राज्य में 6 सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने की 29 तारीख को समाप्त हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव अगले महीने की 10 तारीख को होगा। विश्व बैंक गुजरात में स्वास्थ्य उपलब्धियों से जुड़े प्रणाली सुधार प्रयासों की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $35 करोड़ की सहायता देगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रेष्ठ जी परियोजना पर कुल $50 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से $35 करोड़ विश्व बैंक देगा। इस परियोजना के जरिए राज्य की मुख्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार और बदलाव किए जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से कामकाज फिर शुरू करेगा। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद भारतीय दूतावास इस वर्ष 13 मार्च से अस्थायी रूप से पोलैंड की राजधानी वार्सा से काम कर रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी। अगले 2 दिन के लिए ये जो टेम्परेचर जारी रहेगा, इसके साथ साथ जो विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र के, वहाँ हीट वेव कंडीशंस रहेगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी और हरियाणा में सीवियर हीट वेव कंडीशंस रहने का उम्मीद है। इसलिए हम लोग ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग जारी किए हैं। 15 नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करने का पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ बारिश या थंडरस्टॉर्म होने का चेतावनी भी दिया गया है और इसके प्रभाव में ये टेम्परेचर जो अभी मोर देन नॉर्मल है, लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, उसमें गिरावट होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल में एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में तेज वर्षा जारी रहने के कारण आज रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अगले 5 दिन तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा की भविष्यवाणी के बाद विभिन्न जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच राज्य सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। पुलिस थानों में आपदा राहत बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर तेज हवा चलने के कारण समुद्र में मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 28 और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, आइजॉल, ईटानगर, गांगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। इम्फाल और कोहिमा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। हम प्रतिदिन आकाशवाणी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 15 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को सौंपी गई। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर के पुत्र थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। 15 मई 1857 को लाल किले में दरबार लगा और बहादुर शाह जफर ने फौज के नए अधिकारी नियुक्त किए। इस सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को दी गई। उन्हें कमांडर इन चीफ बहादुर का खिताब दिया गया। मिर्जा को साहिब आलम की मानद पदवी भी प्रदान की गई। कमांडर इन चीफ के तौर पर मिर्जा मुगल ने नागरिक और सैन्य विभागों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने एक तरफ तो योद्धाओं के साथ संपर्क कायम किया और दूसरी तरफ व्यापारियों और स्थानीय प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा। मिर्जा मुगल ने सैन्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने 22 सितंबर 1857 को मिर्जा मुगल को बंदी बना लिया। अंग्रेज उन्हें खूनी दरवाजे के पास ले गए और उन्हें कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और उनका पार्थिव शरीर कोतवाली ले जाया गया। दफनाने से पहले मिर्जा मुगल का पार्थिव शरीर कोतवाली की इमारत के बाहर रखा गया। आज हम अमर बलिदानी हरपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की। वे कई स्थानों पर अंग्रेजों से लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 7 वर्ष के लिए काला पानी का कठोर कारावास दे दिया गया। जेल में शारीरिक यातना के कारण 15 मई 1858 को बलिदानी हरपाल पर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ। सुखदेव थापर ने उन अत्याचारों को करीब से देखा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के लोगों पर किए गए। इससे व्यथित होकर सुखदेव क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर सुखदेव थापर ने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को संगठित
सुखदेव थापर युवाओं को शिक्षित करने के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज भी गए और युवाओं को भारत के गौरवमयी अतीत के बारे में अत्यधिक प्रेरित किया। अन्य जाने माने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सुखदेव ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। सुखदेव थापर को लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सर्वाधिक प्रेरक हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सुखदेव ने अपने देश के लिए जब सर्वोच्च बलिदान दिया तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। आकाशवाणी की ओर से अमर बलिदानी को भावभीनी। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में इस समय राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए थे। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 5 गेंद शेष रहते 3 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच जीत लिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे। राज्य सरकार और हेमकुंड साहिब समिति ने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। एक दिन में केवल 5000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे। तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तीर्थयात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पुरुष टीम ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। बैंकॉक में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने अविस्मरणीय खेल का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने विजेता टीम को शुभकामनाएं दी और बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, पूरा देश इस जीत से उत्साहित है जो कई भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी। टीम के लिए 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर कल लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाई। मुंडका अग्नि दुर्घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अबू धाबी पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम, इदुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों को लगातार तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट पर रखा गया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ब्रिबोर्न स्टेडियम में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।